हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बढ़िया होंगे आप लोग। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीज़न। जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू आगे करते हैं। अभी वो ख़त्म नहीं हुआ था। तो हमारा जो चैप्टर था वो चैप्टर था सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हमने इसके सारे बेसिक्स आपको बता दिए। अब हमको पढ़ना है कि सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। लेकिन लास्ट में जब मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई भी सेल कितने तरीके से डिवाइड होगा, कोई भी सेल दो तरीके से डिवाइड होगा, माइटोसिस या मियोसिस से डिवाइड होगा। तो अगर कोई सेल माइटोसिस से डिवाइड हो या मियोसिस से डिवाइड हो, उसमें दो फेज होते हैं और उस फेज को मैं पिछली क्लास में बताया था कि फेज ऑफ सेल डिवीजन, उसको मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। फेज ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के जो फेज होते हैं उसको मैं आपको रिपीट कर दूँ। तो सेल डिवीजन में दो फेज होगा। एक फेज होता है जिसको हम इंटरफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेज। एक होगा इंटरफेज, इंटरफेज, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं एम फेज। एम फेज, या इसी को हम कह सकते हैं डिवीजन फेज। डिवीजन फेज। तो एम फेज में सेल क्या होता है? डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये वाला जो फेज होगा, ये इसमें सेल डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या है? नॉन डिवाइडिंग फेज हो गया। नॉन डिवाइडिंग फेज हो गया, डिवाइडिंग फेज हो गया। या इसी को हम क्या कह सकते हैं? रेस्टिंग फेज भी कह सकते हैं। रेस्टिंग फेज कह सकते हैं। तो कोई भी सेल चाहे माइटोसिस से डिवाइड हो या मियोसिस से डिवाइड हो, उसमें दो फेज होते हैं। एक इंटरफेज होगा और दूसरा एक एम फेज होगा। इंटरफेज वो फेज होता है जिसमें सेल का डिवीज़न नहीं होता है। और अगर मान लो, सपोज करो कि कोई सेल है जो डिवाइड होने में 24 आवर लेता है। सपोज अ सेल टेक 24 आवर टू डिवाइड। अ सेल टेक 24 आवर टू डिवाइड। अगर मान लो कोई सेल जो है 24 आवर लेता है डिवाइड होने में, तो उस 24 आवर में से लगभग वो 22 से 23 घंटे, 22 से 23 घंटे वो कहाँ रहेगा? इंटरफेज में रहेगा। और केवल 2 to 1 आवर, 1 से 2 घंटे वो कहाँ रहेगा? डिवीजन फेज में। ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, उसको मैं एक बार सोच रहा हूँ रिवाइज करा दूं, ताकि आगे जो कॉन्टिन्यूएशन में आज पढ़ाऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सेल डिवीजन में दो फेज होगा, चाहे वो माइटोसिस होगा तो भी वो फेज रहेगा, और मियोसिस होगा तो भी ये फेज रहेंगे। एक इंटरफेज होता है और एक एम फेज होता है। इंटरफेज वो फेज होता है जिसमें सेल डिवाइड नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन डिवाइडिंग फेज या रेस्टिंग फेज कहते हैं। और जो सेल डिवाइड होता है वो एम फेज में होता है, इसलिए इसको डिवीजन फेज कहते हैं। अब मान लीजिए, सपोज करिए कोई सेल है जो डिवाइड होने में 24 आवर लेता है, तो उस 24 आवर में, जैसे ह्यूमन में एक सेल डिवाइड होने में 24 आवर लगता है, बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो डिवाइड होने में 20 मिनट या 19 मिनट का समय लेता है, या जो एक ईस्ट सेल होता है उसको डिवीजन में लगभग 90 मिनट लगता है। तो अलग अलग सेल डिवाइड होने में अलग अलग टाइम लेते हैं। एक ह्यूमन सेल लगभग 24 आवर में डिवाइड होता है। तो अगर हम उसका एग्जांपल लेते हैं तो 24 आवर में 22 से 23 घंटे वो कहाँ रहेगा? इंटरफेज में रहेगा, और वो एम फेज में 1 से 2 घंटे में रहेगा। अब आप सोच रहे होगा कि उस इंटरफेज में वो करता क्या है। तो अगर मान लो ये मदर सेल है, ये मदर सेल है और ये डिवाइड होकर ये दो डॉटर सेल बनेंगे इनसे, तो ये जो डॉटर सेल होंगे, ये डॉटर सेल भी तो आगे डिवाइड होंगे ना। मदर सेल जब डिवाइड होगा तो उसे डॉटर सेल बनेगा, और वो डॉटर सेल भी तो डिवाइड होगा ना। तो वो डॉटर सेल कब डिवाइड होगा? जब उसकी ग्रोथ हो जाएगी।
क्लियर ना। वो डॉटर सेल कब डिवाइड होगा, जब वो डॉटर सेल मैच्योर हो जाएंगी, मतलब जब उसका ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा तब वो डॉटर सेल डिवाइड होगी। इसका मतलब डॉटर सेल का जो ग्रोथ होता है वो किस समय होता है, इंटरफेज में होता है। तो इंटरफेज में क्या होता है, तो ग्रोथ ऑफ द सेल टेक्स प्लेस, जो डॉटर सेल है उसका ग्रोथ होगा, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। एंड ड्यूरिंग दिस फेज द सेल, डॉटर सेल प्रिपेयर्ड इटसेल्फ फॉर द नेक्स्ट डिवीजन, उसी समय वो अपने आप को प्रिपेयर भी करती है अगले डिवीजन के लिए। मतलब इंटरफेज में सेल का ग्रोथ होता है, सेल का वॉल्यूम बढ़ता है, एंड साथ साथ इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है अगले डिवीजन के लिए। ठीक, दो डिवीजन के बीच का जो टाइम इंटरवल होगा उसको हम क्या कहेंगे, दो सेल डिवीजन का जनरेशन टाइम कहते हैं। तो जो सेल डिवीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, जनरेशन टाइम, जनरेशन टाइम। आगे अभी इसको हम बताएंगे। द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव सेल डिवीजन के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसको जनरेशन टाइम कहते हैं। तो यहाँ बता रहा था कि जब कोई सेल डिवाइड होगा तो उससे क्या होगा, डॉटर सेल बनेंगी, वो डॉटर सेल भी डिवाइड होंगी, लेकिन डॉटर सेल तब डिवाइड होंगी जब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसका ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा। तो किस समय उस डॉटर सेल का ग्रोथ होता है और किस समय डॉटर सेल अगले डिवीजन की तैयारी करती है, वो सारा क्या होगा, इंटरफेज में होगा। सो इंटरफेज जो होता है वो बायोकेमिकली वेरी एक्टिव फेज है, वेरी एक्टिव फेज है। लेकिन बट बायोफिजिकली इनएक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, बायोफिजिकली बहुत एक्टिव है और बायोकेमिकली बहुत एक्टिव फेज होता है। क्यों बायोकेमिकल एक्टिव होगा, जो सारे रॉ मटेरियल, जो भी एंजाइम्स चाहिए, जो डीएनए चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, जो सेल ऑर्गेनेली चाहिए, नए नए सेल ऑर्गेनेली चाहिए, आरएनए चाहिए, उन सब की सिंथेसिस कब होगा, इंटरफेज में ही होगा। तो सबकी सिंथेसिस उसी इंटरफेज में होगा, इसलिए बायोकेमिकली काफ़ी एक्टिव फेज है ये। लेकिन जो बायोमॉलिक्यूल्स अभी बन रहे हैं उससे जो फिजिकल स्ट्रक्चर बनेगा वो फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत ही साफ क्लियरली इस समय दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको कह रहे हैं बायोफिजिकली इनएक्टिव फेज है। और ये वाला जो एम फेज जो होता है, इस एम फेज में क्या होता है, ये बायोकेमिकली इनएक्टिव फेज है, इनएक्टिव फेज है, बट बायोफिजिकली एक्टिव है, बायोफिजिकली एक्टिव फेज है। सो ये जो एम फेज होता है उसमें कोई भी नए बायोमॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस नहीं होता है, लेकिन जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर होती हैं वो साफ इस समय दिखाई देती हैं, इसलिए वो बायोफिजिकली एक्टिव फेज होता है। अब इनके अंदर भी बहुत कई सब फेज होती हैं और वो सारी सब फेज जो होती हैं एक के बाद एक रिपीट करती हैं, साइक्लिक मैनर में आती हैं, इसलिए सेल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, सेल साइकिल भी बोलते हैं। वाइट सेल डिवीजन इज कॉल्ड सेल साइकिल। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन अ सीक्वेंस ऑफ साइक्लिक इवेंट्स टेक्स प्लेस। सीक्वेंस ऑफ साइक्लिक इवेंट्स होते हैं जिसमें डीएनए जो जीनोम होता है उसका पूरा रेप्लिकेशन होता है, सेल ऑर्गेनली डुप्लीकेट्स होती हैं और जो सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल के अंदर। तो ये सारे क्या होते हैं, दीज आर द प्रोसेस अकर इन साइक्लिक मैनर। ये सारे इवेंट साइक्लिक मैनर में होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल साइकिल भी बोलते हैं। सेल डिवीजन इज ऑल्सो कॉल्ड सेल साइकिल। वाई, बिकॉज in during the cell division a sequence of cyclic reaction takes place inside the cell in a जो sequence of cyclic reaction है उसमें क्या होगा, replication of genome होगा, genome क्या होगा उसका replicate करेगा, cell organelles होंगी, वो नए नए cell organelle की synthesis होंगी and the cell divide into the न्यू डॉटर सेल। इसी को हम क्या कहते हैं, और ये सारे साइक्लिक मैनर में होगा, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेल साइकिल कहते हैं। अब इसके अंदर कितने सब फेज होंगे, तो आपने देखा कि दो सब फेज होते हैं, लेकिन इस इंटरफेज के अंदर भी सब फेज होगा और एम फेज के अंदर भी क्या होगा, सब फेज होगा। तो इसमें कितने कैसे होंगे उसको देखिए ध्यान से। अभी आपने कहा कि फेज जो होंगे दो फेज होंगे, एक तो इंटरफेज है, क्या है, इंटरफेज
फेज, और दूसरा क्या है, एम फेज है, एम फेज है। तो इस एम फेज में क्या होगा, सेल डिवाइड होगा। और आपको पिछले लेक्चर में बताया था जब कोई सेल डिवाइड होता है तो उसमें क्या होता है, पहले उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होगा। क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, और फिर उसके अंदर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। तो ये दोनों फेज किस में आएंगे, एम फेज में आएंगे। अब कैरियोकाइनेसिस होगा तो उसके अंदर भी कई सब फेज होंगे। कौन कौन से सब फेज होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो उसके बाद क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो एम फेज में क्या होगा, एम फेज इज डिवाइडिंग फेज है। ये एम फेज क्या होता है, दिस इज अ डिवाइडिंग फेज, ये डिवाइडिंग फेज है, डिवाइडिंग फेज है। तो जब वो सेल डिवाइड होगा तो सबसे पहले क्या होगा, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो उसके अंदर भी कई सब फेज होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और जो इंटरफेज होता है इसके अंदर भी कई सब फेज होते हैं। क्या होता है, एक होता है G1, दूसरा होता है S, और तीसरा होता है G2। S में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है। अब G1 को क्या कहते हैं, G1 को हम कहते हैं, G1 इज कॉल्ड फर्स्ट ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज कहते हैं, फर्स्ट ग्रोथ फेज कहते हैं। या इसको हम और क्या कह सकते हैं, और इसको हम पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं, पोस्ट माइटोटिक फेज भी होता है। या इसको हम और क्या कर सकते हैं, और गैप 1 भी कह सकते हैं, गैप 1 कह सकते हैं। या एक और नाम हो सकता है प्री सिंथेटिक फेज होता है। तो जो G1 है इसके इतने नाम होते हैं। S का मतलब होता है सिंथेसिस फेज, S का मतलब क्या हुआ, सिंथेसिस, S का मतलब होता है सिंथेसिस। उसी तरह G2 का क्या होगा, G2 का होगा प्री सिंथेटिक, इट इज कॉल्ड पोस्ट सिंथेटिक फेज कहते हैं, पोस्ट सिंथेटिक फेज कहते हैं। या इसको हम क्या कहते हैं, प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं। या इसको हम इसको हम सेकेंड ग्रोथ फेज भी कह सकते हैं, सेकेंड ग्रोथ फेज भी कह सकते हैं, ग्रोथ फेज। या इसका किसको कहते हैं, गैप 2 कह सकते हैं। इतने इसके नाम हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि जो सेल डिवीजन होगा, उस सेल डिवीजन में जो 2 डिस्टिंक्ट फेज होगा, चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, माइटोसिस में भी होगा और मियोसिस में होगा। एक फेज इंटरफेज होगा और दूसरा एम फेज होगा। इंटरफेज जो होता है वो बायोकेमिकली बहुत ही एक्टिव होता है, बट बायोफिजिकली इनएक्टिव होता है। इंटरफेज में कोई डिवीजन नहीं होता है, इंटरफेज में सेल रेस्ट में रहता है, लेकिन रेस्ट में रहते हुए वो बहुत ढेर सारा काम करता है, बहुत से बायोमॉलिक्यूल्स बनाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, बहुत ढेर सारे बायोमॉलिक्यूल्स बनाता है। इसका मतलब सेल बहुत ही एक्टिव होता है, लेकिन कोई भी फिजिकल कंटेंट साफ साफ दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको बायोकेमिकली एक्टिव और बायोफिजिकली इनएक्टिव फेज कहते हैं। इसके अंदर 3 सब फेज होता है, G1, S और G2। जो S फेज होता है उसको हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, जिसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है, और डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड जितने भी रॉ मटेरियल चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड जितने भी रॉ मटेरियल चाहिए। अब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो उसके लिए एंजाइम चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। उसके लिए एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन चाहिए। अब अगर प्रोटीन बनाना है, एंजाइम बनाना है, तो हमको क्या करना होगा, ट्रांसक्रिप्शन करना होगा, मैसेंजर आरएनए बनाना होगा, क्लियर। उसके लिए एनर्जी चाहिए, एटीपी बनाना होगा। तो सारी चीज़ें कब होती होंगी, G1 में होता होगा। बहुत से ऑर्गेनेलिज होंगी जो डुप्लीकेट हो रही होंगी, वो कब होंगी, G1 में होगी। S में डीएनए रेप्लिकेट करता है। G2 के अंदर भी क्या होता है,
इस G2 के अंदर में भी वो सेल काफ़ी एक्टिव रहेगा। M फेज के रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, स्पिंडल फाइबर चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो सब एनर्जी की सिंथेसिस कब होगा? G2 फेज में होगा। साथ साथ सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन भी कब होगा? वो G2 फेज में होगा। तो इंटरफेज जो होता है इट इज़ वेरी एक्टिव फेज होता है, बहुत ही एक्टिव फेज होता है, लेकिन बायोकेमिकली एक्टिव होता है, लेकिन यहाँ कोई डिवीजन नहीं होता। और जैसा कि मैंने बताया कि सारे फेज क्या होते हैं, ऑल दिस फेज कम अल्टरनेटली इन साइक्लिक मैनर, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? सेल साइकिल कहते हैं। तो इसी को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये कैसे आते हैं। इसी को आपको देखिए इसको कि ये सारे फेज कैसे आएंगे? साइक्लिक मैनर में होंगे। तो अगर मान लो ये हमने बनाया एक सेल, ये एक सेल है और इस सेल में इतना जो टाइम होता है वो टाइम किसका है? वो M फेज का टाइम है। लेकिन यहां से लेकर यहां तक ये पूरा का पूरा क्या है? इंटरफेज है। यहां से लेकर यहां तक क्या है? इंटरफेज है। इंटरफेज है। और ये वाला जो फेज है, ये इसको आप क्या कर रहे हो? ये यहां से लेकर यहां तक जो फेज है इसको आप कर लो M फेज है। क्लियर? तो ये इंटरफेज है, यहां से लेकर ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक क्या है? ये इंटरफेज है। अब इस इंटरफेज के अंदर भी कई सब फेज होंगे। ये फेज इंटरफेज के अंदर भी कई सब फेज है। इसको एक बार और बना देते। सपोज करो ये क्या है? एक सेल है और ये उसका M फेज है। तो यहां तक उसका क्या है? M फेज है। ये यहां से यहां तक उसका M फेज है। M फेज। और ये सब उसका क्या है? ये उसके इंटरफेज है। तो ये यहां से लेकर ये तक पूरा का पूरा क्या है? इंटरफेज है। इंटरफेज है। ठीक। अब ये जो M फेज होता है इसके अंदर 4 फेज होती हैं। तो ये हो गया उसका प्रोफेज, फिर ये उसका मेटाफेज, फिर ये उसका क्या होगा? एनाफेज है। और फिर ये क्या होगा? टीलोफेज है। टीलोफेज में ही आते आते क्या होगा? उसमें साइटोकाइनेसिस भी आ जाएगा, मतलब इसी समय साइटोकाइनेसिस भी है। उसके बाद वो कहाँ आएगा? इंटरफेज में आएगा। तो इंटरफेज का ये G1 है, ये इंटरफेज का S फेज है और ये उसका G2 फेज है। और ये सारे क्या होंगे? ऑल दीज फेज कम इन साइक्लिक मैनर, इसलिए इसको हम सेल साइकिल बोलते हैं। अब याद रखिएगा, अगर कोई सेल ऐसा है जो टीलोफेज में है और टीलोफेज के बाद अगर वो G1 में इंटर कर गया तो वो डेफिनेटली डिवाइड करेगा। लेकिन टीलोफेज और G1 के बीच में एक बहुत ही नैरो जोन होता है जिसको हम G0 कहते हैं, G0 कहते हैं। तो अगर वो सेल G0 में आएगा तो वो डिवाइड नहीं करेगा। कोई सेल डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा ये इस पर डिपेंड करेगा कि वो कहाँ प्रेजेंट है। अगर वो सेल G1 में प्रेजेंट है, मतलब कोई सेल डिवाइड हुआ, उसके M फेज में था, M फेज का लास्ट फेज क्या होगा? टीलोफेज होगा। टीलोफेज के बाद वो अगले सेल साइकिल में जाएगा ना, तो टीलोफेज के बाद वो कहाँ जाएगा? G1 में जाएगा, इंटरफेज में जाएगा। इंटरफेज के किस फेज में? G1 में। तो अगर कोई सेल टीलोफेज के बाद G1 में आ गया तो डेफिनेटली वो डिवाइड करेगा। लेकिन टीलोफेज और G1 के बीच में एक ट्रांजिशन जोन होता है जिसको हम G0 कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अरेस्टिंग फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? अरेस्टिंग फेज कहते हैं। मतलब अगर वो G0 में चला गया तो जब तक वो G0 में रहेगा तब तक डिवाइड नहीं करेगा। अब इन तीनों में अगर देखा जाए तो इनमें जो टाइम होगा इनका जो होगा अलग अलग टाइम होगा। इसमें सबसे एवरेज टाइम, सबसे बड़ा टाइम एवरेज किसका होगा? तो S जो होगा वो सबसे क्या होगा? लॉन्गेस्ट फेज होगा।
लॉन्गेस्ट फेज होगा। और जीवन जो होता है वो वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल होता है। जीवन के बारे में मैंने बताया कि जीवन को हम क्या कहते हैं। जीवन के कितने नाम हैं? जीवन के बहुत ढेर सारे नाम हैं। पहला क्या होगा? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फर्स्ट ग्रोथ फेज कहते हैं, ग्रोथ फेज कहते हैं। फिर इसको क्या कहते हैं? गैप 1 कहते हैं, फर्स्ट ग्रोथ फेज एंड गैप 1। फिर क्या कहते हैं? ये माइटोसिस के बाद आया तो इसको क्या कहते हैं? पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं, माइटोटिक फेज भी कहते हैं। और उसके बाद इसके पहले आया सिंथेसिस के पहले, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्री सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। जीवन में क्या क्या होगा? क्या जीवन में क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स चाहिए, डीएनए रेप्लिकेशन से जितने भी रॉ मटेरियल चाहिए, साथ साथ सारे रॉ मटेरियल, डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड सारे के सारे रॉ मटेरियल, वो सारे प्रोटीन जो डीएनए रेप्लिकेट करने के बाद आके क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेट करने के बाद आकर के वो अटैच्ड होता है हिस्टोन प्रोटीन से। तो हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस तो एस फेज में होता है, लेकिन बहुत से बुक ऐसे भी होंगे जहां लिखा होगा कि हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस जो होता है वह जीवन में होता है। तो ये बात सही है या गलत है? क्या कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि लोअर एनिमल्स जो होते हैं, लोअर यूकैरियोट्स जो होते हैं, उसमें क्या होता है? जीवन में ही हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। लेकिन जो हायर यूकैरियोट्स होते हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस एस फेज में होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जीवन में क्या होता है, तो जीवन में याद रखिएगा, जीवन में क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड जितने भी एंजाइम्स चाहिए, वो सारे प्रोटीन चाहिए, चाहे वो आरएनए चाहिए, क्योंकि प्रोटीन तभी बनेगा ना जब आरएनए बनेगा। तो आरएनए चाहिए, वो सारे रॉ मटेरियल चाहिए, वो सबकी सिंथेसिस क्या होगा? जीवन में होगा। बहुत से ऐसे सेल होंगे, क्या होगा? बहुत से ऐसे सेल होंगे जो डुप्लीकेट करेंगे तो उनकी भी सिंथेसिस बहुत से ऐसे ऑर्गेनलीज होंगे जो डुप्लीकेट करेंगे तो उनकी भी सिंथेसिस कब होगी? जीवन में होगी। एस में क्या होता है? एस में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और G2 में क्या होता है? G2 में भी वो सेल काफ़ी एक्टिव होगा, बहुत सारे प्रोटीन बनेंगे, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, एम फेज रिलेटेड जितने भी प्रोटीन्स चाहिए, स्पिंडल फाइबर चाहिए, वो सब की सिंथेसिस कब होगा? G2 में होगा। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो सेंट्रियोल होता है, जो सेंट्रियोल होगा वो रेप्लिकेट करता है। क्या करता है? सेंट्रियोल रेप्लिकेट करता है। ये कब होता है? ये G2 में। तो ये आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, यहाँ भी बता दिया आपको कि इंटरफेज में क्या क्या होता है। अब एक चीज याद रखिएगा कि अगर कोई भी सेल होगा तो उसकी एक पोलाइडी होगी, उसकी पोलाइडी या तो सेल हैप्लॉइड होगा, एक चीज और बता दें तब आगे बढ़ते हैं, या तो सेल हैप्लॉइड होगा, इधर द सेल इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, यही होगा ना। कुछ पॉलीप्लॉइड भी होंगे, उनकी बात अभी नहीं करते हैं, या तो डिप्लॉइड होगा या हैप्लॉइड होगा। तो अगर मान लो कोई सेल हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, तो जब सेल डिवीजन होगा ना तो उसकी पोलारिटी चेंज नहीं होती है, लेकिन जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल हो जाता है। वो डबलिंग कब होता है? वो डबलिंग इसी एस फेज में होता है। ठीक, तो अगर मान लो सपोज करो कोई सेल डिप्लॉइड है, तो यहाँ आकर क्या होगा? वो सेल तो 2n ही रहेगा, लेकिन उसका जो डीएनए होगा वो क्या हो जाएगा? अभी वो 2n था, लेकिन डीएनए की डबलिंग रेप्लिकेट कर रहा है, तो उसका जो डीएनए कंटेंट होता है वो 4c हो जाता है। पहले क्या था? वो 2c था, और यहाँ आके क्या हो जाएगा? 4c हो जाएगा। लेकिन अगर वो हैप्लॉइड होगा, क्या होगा? अगर हैप्लॉइड होगा तो पहले वो 1c था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वो 2c हो जाएगा। अगर वो डिप्लॉइड है तो ऑलरेडी क्या था? डीएनए कंटेंट जो भी होगा वो 2c था, तो क्या हो जाएगा? 4c हो जाएगा। अब अगर कोई सेल 4c अगर है तो यहाँ भी 4c ही रहेगा, यहाँ भी अगर 4c रहेगा, यहाँ भी 4c रहेगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? फिर वो 2c हो जाएगा, फिर यहाँ 2c हो जाएगा, यहाँ भी क्या रहेगा? 2c रहेगा। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ कि जो डीएनए कंटेंट होता है, वो डीएनए कंटेंट की डबलिंग कब होती है? इंटरफेज के एस फेज में होती है। तो जो भी डीएनए कंटेंट होता है वो डबल हो जाएगा। तो अगर सपोज करो कोई सेल ऐसा है जो डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड अगर है तो उसका जो डीएनए कंटेंट हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा? डीएनए कंटेंट यहाँ डबल होकर 4c हो जाएगा, यहाँ भी 4c रहेगा, यही डबलिंग होगी उसकी। और प्रोफेज में भी क्या रहेगा? वो 4c रहेगा। मेटाफेज में भी क्या रहेगा? वो 4c रहेगा। एनाफेज में आकर वो वो क्या हो जाएगा? उसका डिवीजन हो जाएगा, तो एनाफेज में आके फिर वो 2c हो जाएगा।
टेलोफेज में भी 2C रहेगा और जीवन में भी 2C रहेगा। तो कहां से कहां तक 2C रहेगा और कहां से कहां तक वो 4C रहेगा? डिप्लॉयड केस में ये मैंने लिखा, सेम यही हैप्लॉयड में होगा। हैप्लॉयड में जब डीएनए कंटेंट बढ़ेगा तो 1 से 2C होगा, मतलब यहाँ 2C, यहाँ 2C, यहाँ भी 2C, यहाँ भी 2C, यहाँ 1C हो जाएगा, यहाँ 1C हो जाएगा और यहाँ 1C हो जाएगा। ये याद रखिएगा क्योंकि ये नीट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो आज ये तो मैंने पिछली क्लास में ही बताया था और इसको मैंने रिवाइज किया, 10-15 मिनट लगा, 20 मिनट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे सेल डिवीजन का वो है माइटोसिस। तो नेक्स्ट क्या है? माइटोसिस। माइटोसिस, तो आप बताओ माइटोसिस क्या होता है? क्या मैंने बताया था कि माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द मदर सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। ये मान लीजिए कोई सेल है, मदर सेल है, 2n है, क्या डिप्लॉयड है, जब वो डिवाइड होगा इसके अंदर माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस होगा। तो इससे 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, 2 डॉटर सेल बनेंगे और इन दोनों डॉटर सेल के अंदर पोलाइडी वही होगी जो मदर सेल के अंदर, मतलब ये भी 2n ही होंगे। क्या होंगे? 2n होंगे। ये अगर मान लीजिए मदर सेल अगर हैप्लॉयड होता, अगर ये मदर सेल हैप्लॉयड है तो भी इन डॉटर सेल क्या होंगे? इनसे जो डॉटर सेल बनते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। ठीक। माइटोसिस कहाँ होता है? ये दोनों क्या है? डॉटर सेल हैं, डॉटर सेल। डॉटर सेल। और ये क्या है? मदर सेल, मदर सेल। माइटोसिस होता कहाँ है? क्या माइटोसिस सोमैटिक सेल में होता है? कहाँ होता है? सोमैटिक सेल में होता है, इसलिए सोमैटिक डिवीजन भी कह सकते हैं। माइटोसिस कहाँ होता है? माइटोसिस टेक्स प्लेस इन द सोमैटिक सेल, सो इट इज आल्सो कॉल्ड सोमैटिक डिवीजन। पूछा जाता है क्या जर्मिनल सेल में होता है? तो क्या जर्मिनल सेल के अंदर, जैसे टेस्टिस है, अगर हम अपने गोनेट्स की बात करें, अपने ये जो गोनेट्स होता है ये 2 तरह के होंगे। एक होगा टेस्टिस, अगर हम ह्यूमन की बात करें, टेस्टिस एंड ओवरी। तो इसके अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया होगा ना, स्पर्मेटोगोनिया जो होगा, प्राइमोर्डियल जर्म सेल होगा, वो लगातार डिवाइड होगा। माइटोसिस ही होगा, यहाँ याद रखिएगा, माइटोसिस होगा, स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, यहाँ खूब ढेर सारा ओगोनिया बनेगा। क्या बनेगा? ओगोनिया। ये पूरा का पूरा गोनेट माइटोसिस से बना होगा और जब उसके अंदर गैमेट बनना होगा तो उसके में पहले खूब ढेर सारे क्या होंगे? खूब ढेर सारे सेल बनते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल से, और वो जिसको हम मेल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया, फीमेल के अंदर ओगोनिया जो होते हैं, ये सब भी माइटोसिस के थ्रू ही बनता है। अब वो स्पर्मेटोगोनिया और ओगोनिया डिफ्रेंशिएट होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड प्राइमरी oocytes में जाएगा और तब जाके उस प्राइमरी oocytes एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस होगा। लेकिन वो पूरा जो स्ट्रक्चर है, वो पूरा जो सेक्स आर्गन है, उसका फॉर्मेशन किसके थ्रू हुआ? माइटोसिस के थ्रू हुआ। मतलब माइटोसिस के थ्रू क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो टोटल ग्रोथ होता है ना, जाइगोट से लेकर एडल्ट तक का पूरा जो ग्रोथ होता है वो किसके थ्रू होता है? माइटोसिस में से होता है। माइटोसिस कहाँ होता है? सोमैटिक सेल में होता है। लेकिन जो जर्मिनल सेल है, जो हमारा सेक्स सेल है, जो गैमेट्स बनाता है, उसमें भी माइटोसिस होता है। केवल उसी समय नहीं, उस समय माइटोसिस नहीं होता है, जब वो रिडक्शन होना होता है तो उस वक्त क्या हो जाता है? मियोसिस हो जाता है। ठीक। तो हमारा जो गोनेट्स होगा, जो टेस्टिस होगा, उसमें मियोसिस कहाँ होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। और फीमेल के अंदर जो ओवरी होगा उसमें मियोसिस कहाँ होगा? प्राइमरी oocytes में। लेकिन प्राइमरी oocyte तक का जो डेवलपमेंट है या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक का जो डेवलपमेंट है वो किसके थ्रू होगा? वो माइटोसिस के थ्रू होगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो अब मैंने कहा कि जो माइटोसिस होता है वो सोमैटिक सेल में होता है, इसलिए इसको हम सोमैटिक डिवीजन भी कर सकते हैं। और इसमें क्या हुआ कि जो मदर सेल होता है, इसमें मदर सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल एंड बोथ द डॉटर सेल कैरी इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मदर सेल डॉटर सेल में डिवाइड हो रही है। कितने डॉटर सेल? 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो रही है। और दोनों डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स कितना है? दोनों डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स उतना ही है जितना मदर सेल में। मतलब अगर मदर सेल की पोलैरिटी 2n है तो डॉटर सेल की भी पोलैरिटी क्या होगी? 2n ही होगी। मदर सेल अगर हैप्लॉयड है तो डॉटर सेल भी हैप्लॉयड है, मदर सेल डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल भी डिप्लॉयड है। ठीक। तो इसका मतलब माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच मदर सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। माइटोसिस, अगर इसको डेफिनेशन देखें तो माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ
cell division, mitosis is a type of cell division in which mother cell divide into two daughter cell, and both the daughter cell carry same number of chromosomes like the mother cell. Since in mitosis chromosomes are equally divides into two daughter cell, so it is also called, क्या कहते हैं इसको, so it is also called equational division. इसको हम क्या कहते हैं, equational division कहते हैं. तो माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन. व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, मतलब समझ में आया, क्योंकि इसके अंदर डॉटर सेल के अंदर उतने ही क्रोमोसोम्स है जितना मदर सेल में. जितना जो पोलैरिटी मदर सेल की होगी सेम वही पोलैरिटी डॉटर सेल की. अगर वो 2n है मदर सेल तो दोनों डॉटर सेल 2n, मतलब अगर वो डिप्लाइड है तो ये दोनों डिप्लाइड, अगर वो हैप्लाइड है तो ये हैप्लाइड. एक बात और क्लियर होगा कि जो माइटोसिस होगा इट अकर बोथ इन डिप्लाइड एंड हैप्लाइड. उस सेल की पोलैरिटी ऑड है तो भी होगा, इवन है तो भी. इतनी बात समझ में आ गया. अब इसका स्टेप देखिए. माइटोसिस में दो डिस्टिंक्ट फेज होगा. एक इंटरफेज होगा, क्या होगा, इंटरफेज, और दूसरा एम फेज. क्लियर. इंटरफेज के अंदर वही सब फेज होते हैं जो अभी पढ़ा हम लोगों ने. कौन कौन से, एक G1, दूसरा S और तीसरा G2. जो M फेज होगा इसके अंदर 4 सब फेज होंगे. इसके अंदर M फेज में अगर हम कहें कि इसके अंदर M फेज के अंदर 2 पार्ट होंगे. कौन से 2 पार्ट होगा, एक इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होगा, और M फेज में ही क्या होगा, साइटोकाइनेसिस भी होगा. कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, एक बार और लिख दिया. और इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. अब ये कैरियोकाइनेसिस जो होगा, इस कैरियोकाइनेसिस के अंदर कितने होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. अब थोड़ा ध्यान सुनिए कि अगर एग्जाम्पल हमने क्या लिखा है, सेल ऐसा है जो 2n है और n की वैल्यू यहाँ 4 है, n की वैल्यू यहाँ 2 है, तो टोटल क्रोमोसोम कितना हो जाएंगे, 2 × 2, मतलब उसके टोटल क्रोमोसोम 4 होंगे. ये सेल 2n है, तो ये सेल जो 2n सेल था वो उसका जो जेनेटिक कंटेंट यहाँ क्या हो जाएगा, 2n था, मतलब वो पहले कैसा था, 2c था, अब यहाँ कैसा हो जाएगा, 4c हो जाएगा. पोलैरिटी वही रहेगी लेकिन डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. पोलैरिटी वही रहेगी लेकिन जो डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा. क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ डीएनए रेप्लिकेट करता है. डीएनए
रेप्लिकेशन होता है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ये छोटा सा बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है माइटोसिस में। क्रोमोसोम्स हमको जो दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है? जो क्रोमोसोम्स होता है वो किस, ये इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये क्रोमेटिन फाइबर है, क्रोमेटिन फाइबर है। जब हम क्रोमोसोम्स को देखते हैं सेल के अंदर, तो जो भी इमेज हम क्रोमोसोम्स का पाते हैं, सबसे साफ इमेज वो या तो मेटाफेज में होता है या एनाफेज का होता है। जो भी क्रोमोसोम्स का इमेज होगा उसकी जो स्टडी हम लोग करते हैं या जो इमेज बुक में दिया गया है वो किस समय का दिया गया होगा, या तो मेटाफेज का या एनाफेज। और आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो क्रोमोसोम्स होता है, ये क्रोमोसोम्स टर्म्स भी स्पेशली कब यूज किया जाता है? क्रोमोसोम्स टर्म भी स्पेशली सेल डिवीजन के समय ही यूज किया जाता है। ये माइटोसिस के बारे में बता दूं थोड़ा सा कि माइटोसिस की खोज सबसे पहले प्लांट में किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने किया था। और एनिमल्स में इसकी खोज किया था फ्लेमिंग ने किया था। और द टर्म माइटोसिस जो होता है, ये टर्म जो भी दिया था वो फ्लेमिंग ने ही दिया, ये इसको याद रखिएगा एक्स्ट्रा। अब क्या बता रहा हूँ कि जो क्रोमोसोम्स की इमेज है, जो इमेज हम लोग देखते हैं किताबों में, बुक में, वो इमेज किस समय ली गई होगी? वो मेटाफेज में और एनाफेज की ली गई होगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसी समय वो सबसे साफ दिखाई देता है, सबसे साफ दिखाई देता है। अब जब वो उस समय सबसे साफ दिखाई दे रहा है तो इसको देखिए कि अगर मेटाफेज में देखें तो कैसा दिख रहा था। मेटाफेज में वो कैसा दिखाई दे रहा है और एनाफेज में वो कैसा दिखाई दे रहा है। तो मेटाफेज में अगर हम किसी क्रोमोसोम्स को देखें तो मेटाफेज में वो क्रोमोसोम जो होता है, एक क्रोमोसोम्स होगा, उसमें एक सेंट्रोमियर होगा और उसके अंदर ऐसे दो क्रोमेटिड्स दिखाई देते हैं। In metaphase, when we see the chromosomes in metaphase, we find that each chromosome has a centromere and उससे क्रोमेटिड्स कितने दिखाई देते हैं? दो क्रोमेटिड्स दिखाई देते हैं, दो क्रोमेटिड्स दिखाई देते हैं। लेकिन जब उसी क्रोमोसोम्स को कुछ मिनट बाद एनाफेज में देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है? सेंट्रोमियर तो एक होता है बट क्रोमेटिड्स जो होता है वो केवल एक ही होता है। मतलब यहाँ देखिए ध्यान से कि मैंने कहा कि जब मेटाफेज मैंने देखा तो उसमें क्या दिखाई दिया? मेटाफेज में क्रोमोसोम्स, सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर एक ही है, लेकिन क्रोमेटिड्स कितने हैं? दो क्रोमेटिड्स हैं, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स उससे लगी हुई है। और मेटाफेज और एनाफेज के बीच में कुछ मिनट का इंटरवल होता है और कुछ मिनट बाद जब हमने एनाफेज देखा, ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। एनाफेज में आपको सेंट्रोमियर तो एक दिखा, सेंट्रोमियर तो एक दिखा, लेकिन क्रोमेटिड्स इसमें दो नहीं है बल्कि एक ही है। दूसरा, अभी आप समझिए कि अगर मान लो ये मदर सेल है, जो एग्जाम्पल लिया इसमें, और ये डिप्लॉयड है, ये क्या है? 2n है, और इसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं? 4 हैं। तो इसे जो डॉटर सेल बनेगा, उन डॉटर सेल के अंदर भी क्रोमोसोम्स कितने होंगे? उसकी भी प्लाइडी 2n ही होगी, और क्रोमोसोम्स कितने होंगे? इसमें भी 4 होंगे और इसमें भी 4 होंगे। और सेल डिवीजन के समय ऐसा भी नहीं होगा कि उसकी प्लाइडी 2n की वजह 4n हो जाएगी। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ऐसा नहीं होगा कि मदर सेल की प्लाइडी 4n हो जाएगी और फिर 4n होने के बाद दोनों के अंदर 2n पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। विदाउट चेंजिंग इन पोलैरिटी बोथ द डॉटर सेल कैरी इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सेल की पोलैरिटी चेंज नहीं होती है। वो अलग बात है कि डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है बट क्रोमोसोम्स उतने ही है। क्लियर? तो जितना क्रोमोसोम्स मदर सेल में है उतना ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में आ रहा है। तब आप दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन ना कि बिना क्रोमोसोम्स बढ़ाए हुए अगर इसके अंदर 4 क्रोमोसोम्स है और इसके अंदर 8 क्रोमोसोम्स नहीं हुआ, उसके बाद भी दोनों के पास 4 कैसे आ जाएगा? ये कैसे पॉसिबल होगा?
तो एक क्लू तो आपको मिल ही रहा है ना कि यहाँ क्या कर रहा है, जब सेल डिवीजन हो रहा है तो सेल डिवीजन के इंटरफेज के एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। और डीएनए ही तो जाएगा क्रोमोसोम्स के अंदर, लेकिन डीएनए कब क्रोमोसोम्स के अंदर जाएगा, वो आपको मैंने डीएनए जो होता है वो पहले रेप्लिकेट करता है, फिर हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड होता है, क्रोमेटिन फाइबर बनता है। पहले क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए बनेगा, फिर वो डीएनए क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन से आकर अटैच्ड होगा, हिस्टोन प्रोटीन से आकर अटैच्ड होगा, और जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से आकर अटैच्ड होगा तो एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। एंड दिस क्रोमेटिन फाइबर जब वो कंडेंस हो जाता है, थिक हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तब उसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक, तो जो डीएनए रेप्लिकेट करेगा उससे जो नया क्रोमेटिन फाइबर बनता है, उस नए क्रोमेटिन फाइबर को क्या नहीं दिया जाता, उस नए क्रोमेटिन फाइबर को सेंट्रोमियर नहीं दिया जाता है। फिर सुनिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, अगर ये बात आप तक पहुँच जाए तो मेरा बताना क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, बताना ये चाह रहा हूँ कि हम मेटाफेज और एनाफेज के अंदर जब सेल को देखते हैं तो मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, सारे क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, ऑल द क्रोमोसोम्स आर बाइक्रोमेटाइडल होते हैं, सबके सब क्रोमोसोम बाइक्रोमेटाइडल होते हैं, मतलब सबके अंदर क्रोमेटिड्स कितने होते हैं, दो होते हैं, और दोनों क्रोमेटिड्स एक कॉमन सेंट्रोमियर से आकर अटैच होते हैं। लेकिन जब उसी क्रोमोसोम्स को एनाफेज में देखते हैं तो एनाफेज में क्या होता है कि सेंट्रोमियर तो एक ही होता है और क्रोमेटिड्स दो की जगह एक हो जाता है। और जो इमेज एनाफेज, अब क्वेश्चन ये होगा कि रियल कौन सा इमेज है, मेटाफेज वाला या एनाफेज वाला, तो एनाफेज वाला इमेज जो होता है वही सही है। मतलब क्रोमोसोम्स कैसा होता है, मोनोक्रोमेटाइडल या बाइक्रोमेटाइडल, तो आप कैंसिल होगा मोनोक्रोमेटाइडल। वन क्रोमोसोम्स हैज वन सेंट्रोमियर एंड वन क्रोमेटिड्स, एक क्रोमेटिड्स और एक सेंट्रोमियर होता है। तो आप कहोगे दूसरा वाला कहाँ से आ गया, कि दूसरा कब आया, कि दूसरा एक्चुअल मेटाफेज में नहीं आया, दूसरा एक्चुअल इंटरफेज के एस फेज में ही आ गया है। क्यों आ गया है, तो इसका आंसर यहाँ समझिए कि ये जो डॉटर सेल है, ये जो मदर सेल है, जब ये डिवाइड हुआ तो दो डॉटर सेल बने, दो डॉटर सेल, इस और उन दोनों डॉटर सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम्स है, इन दोनों डॉटर सेल के अंदर उतने ही क्रोमोसोम्स है जितना मदर सेल में। इस एग्जांपल में मैंने क्या लिया है, इस सेल की पोलैरिटी 2n लिया और उसके अंदर क्रोमोसोम्स कितना लिया है, n की वैल्यू 2 लिया है। n की वैल्यू इस एग्जांपल में वो सेल 2n है डिप्लॉयड और n की वैल्यू कितना है, 2 है, तो टोटल क्रोमोसोम्स कितना है, 4 है। इसका मतलब इस मदर सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम्स है, पोलैरिटी 2n है, क्रोमोसोम्स 4 है, और दोनों डॉटर सेल के अंदर की दोनों डॉटर सेल की भी पोलैरिटी 2n और क्रोमोसोम्स कितना है, 4 होगा। तो आप कहोगे कि जब ये सेल डिवाइड हो रहा होगा तो इसके मदर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स 8 हो गया होगा, जिसकी वजह से इन दोनों के अंदर 4 क्रोमोसोम्स आ गया। तो अगर क्रोमोसोम्स हम 8 करेंगे तो क्या होगा, उसकी पोलैरिटी इंक्रीज हो गई ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि विदाउट चेंजिंग इन पोलैरिटी चेंज नहीं हुआ, एंड बोथ द डॉटर सेल कैरी इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्या ये पॉसिबल हो सकता है, और ये ऐसा होता भी है कैसे, कह रहा है होगा क्या कि इस सेल के अंदर क्या होगा, जितने क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स कितने हैं, 4 हैं, तो क्या होगा जब सेल डिवीजन होगा ना, तो ऑल द 4 क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, सारे के सारे क्रोमोसोम्स मोनोक्रोमेटाइडल होंगे। सारे के सारे क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, ऑल द 4 क्रोमोसोम्स आर मोनोक्रोमेटाइडल, मतलब सारे क्रोमोसोम्स ऐसे होंगे। लेकिन जब सेल डिवीजन होगा तो इसका जो डीएनए होगा रेप्लिकेट करेगा, इसका भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा, इसका भी करेगा, इसका, चारों के डीएनए क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, और नया डीएनए बनेगा। वो नया डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से पैक होगा, और हिस्टोन प्रोटीन से पैक होने के बाद उसको नया सेंट्रोमियर नहीं मिलता है, बल्कि वो पुराने सेंट्रोमियर से क्या हो जाता है, पुराने सेंट्रोमियर से आकर अटैच हो जाता है। ऐसा हो गया, मतलब ये वाला जो था ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, जीवन में ऐसा था, और जीवन के बाद जब वो एस में आया तो क्या होगा, उसका डीएनए रेप्लिकेट किया, और जो डीएनए बना वो हिस्टोन प्रोटीन से पैक हुआ होगा। अब उस एक नया क्रोमेटिन फाइबर बना, लेकिन उस क्रोमेटिन फाइबर को क्या नहीं मिला, उस क्रोमेटिन फाइबर को सेंट्रोमियर नहीं मिला, बल्कि वो पुराने सेंट्रोमियर से आकर जुड़ गया। तो इसका मतलब डीएनए कंटेंट तो बढ़ गया, बट क्रोमोसोम्स अभी भी 4 का 4 ही रह गया। और अब अगर हम इनके सेंट्रोमियर को तोड़ दें तो 4 क्रोमोसोम्स इधर भी चला जाएगा, 4 क्रोमोसोम्स इधर भी चला जाएगा। अब इसको थोड़ा एक दूसरी तरह से समझिए, इसी को थोड़ा साफ साफ देखिए कि सपोज करो ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये 2n है, n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू 2 है, तो इस सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम्स हो गया, 2 × 2, मतलब इसके अंदर 4 क्रोमोसोम्स। मदर सेल में जब सेल डिवीजन होगा तो जीवन में ये जो क्रोमोसोम्स होंगे,
जीवन में सारे के सारे क्रोमोसोम्स कैसे होंगे? ऑल द क्रोमोसोम्स आर मोनोक्रोमैटिल, सब ऐसे दिखाई देंगे। ये कब दिखेगा? जीवन में। लेकिन जब हम एस फेज में आएंगे तो इसके अंदर का जो डीएनए होगा रेप्लिकेट करेगा, और जब रेप्लिकेट करेगा तो नया डीएनए बनेगा, और जब नया डीएनए बनेगा तो वो नया डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से पैक होकर नया क्रोमेटिन फाइबर बनाएगा, और उस क्रोमेटिन फाइबर को वो जो क्रोमेटिन फाइबर बना उसको क्या नहीं मिला? उसको नया सेंट्रोमियर नहीं मिला, बल्कि वो पुराने सेंट्रोमियर से आकर अटैच्ड हो गया। ऐसे पुराने सेंट्रोमियर से आकर अटैच्ड हो गया। तो कैसा था? ये मोनोक्रोमैटिल था, और ये कैसा हो गया? बाइक्रोमैटिल हो गया। और अगर हम इसके सेंट्रोमियर को यहाँ से तोड़ दें तो इनसे 2 डॉटर सेल बनेगा। दोनों डॉटर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स जाएंगे? दोनों डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम्स कितने जाएंगे? 4 यहाँ भी जाएगा और 4 यहाँ भी होगा। एक बार फिर रिपीट करता हूं तो सुनिए। कह रहा है कि ये मदर सेल है, ये मदर सेल डिवाइड हुआ 2 डॉटर सेल के अंदर, और दोनों डॉटर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? उतने ही हैं जितना मदर सेल में। ये 2n है तो ये दोनों क्या है? 2n है। n की वैल्यू 2 है तो इसके अंदर क्रोमोसोम्स कितना है? 4 है। तो यहाँ भी 4 क्रोमोसोम्स है, तो जब माइटोसिस होगा तो यहाँ भी 4 होगा और यहाँ भी 4 होगा। बिना क्रोमोसोम्स को डबलिंग हुए दोनों सेल के अंदर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे आ जाते होंगे? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सेल डिवीजन के समय उस सेल की पोलैरिटी चेंज हो जाती होगी। 2n है तो 2n ही रहेगा, 4n नहीं होगा। अब पिछले स्लाइड में मैं समझा चुका हूँ कि मेटाफेज में कैसा दिखता है, एनाफेज में। मेटाफेज में वो क्रोमोसोम्स कैसा दिखेगा? ऐसा होगा, सबके सब सारे में 2-2 क्रोमेटिड्स दिखाई देते हैं। लेकिन इस तरह का इमेज क्या यही इमेज हमेशा होता है? क्या ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है क्रोमोसोम्स? वो क्रोमोसोम बाइक्रोमैटिल ना होकर के मोनोक्रोमैटिल होता है। मोनोक्रोमैटिल क्रोमोसोम्स इस तरह का है। तो एनाफेज में जो स्ट्रक्चर बनेगा वही टीलोफेज में होगा, वही जीवन में होगा। जैसे वो जीवन से कहाँ आएगा? जैसे वो जीवन से एस में आएगा तो क्या होगा? इसके अंदर का जो डीएनए होगा रेप्लिकेट करेगा, हिस्टोन प्रोटीन से पैक होगा, क्रोमेटिन फाइबर बनेगा। लेकिन उस क्रोमेटिन फाइबर को क्या नहीं मिलेगा? उसको सेंट्रोमियर नहीं मिलेगा, बल्कि वो नया क्रोमेटिन फाइबर पुराने सेंट्रोमियर से जुड़ जाएगा, जिससे वो कैसा हो जाएगा? मोनोक्रोमैटिल से बाइक्रोमैटिल हो गया। मतलब अभी भी क्रोमोसोम्स यहाँ भी 4 ही काउंट कर रहे हैं और यहाँ भी 4 ही काउंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो डीएनए कंटेंट है, यहाँ डीएनए कंटेंट कैसा था? 2C था, और यहाँ कैसा हो गया? 4C हो गया। क्लियर? अब क्या होगा? जब M फेज में आएगा तो M फेज में मतलब वो कंडीशन आपको S फेज में भी रहेगी, G2 में भी रहेगी, प्रोफेज में रहेगी, मेटाफेज में रहेगा। मतलब ये 4C कंडीशन आपको बाइक्रोमैटिल कंडीशन एक्चुअल में इंटरफेज में बन चुका था, और इंटरफेज में जो कंडीशन है वही इंटरफेज के S में जो कंडीशन है वही G2 में है, वही प्रोफेज में भी है, और वही मेटाफेज में है। लेकिन जब एनाफेज में आता है तो सारे के सेंट्रोमियर टूट जाते हैं, और टूटने के बाद 4 क्रोमोसोम्स यहाँ भी पहुँच गया, 4 क्रोमोसोम्स। यही इसका कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे तो प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है कि कैसे होता है, उसको भी देखिए कैसे होता होगा। बस 5 मिनट का काम है। तो देखिए कि सबसे पहले इंटरफेज की बात करते हैं। इंटरफेज, तो इंटरफेज में अगर डायग्राम देखेंगे तो क्या दिखेगा? इंटरफेज में ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस होगा, और ये सब फाइबर्स होंगे ऐसे इस तरह से क्या होंगे? इसमें फाइबर्स होंगे। ये उसका न्यूक्लियस होगा, और ये सेंट्रियोल होगा, जो ऑलरेडी क्या हो चुका होगा? रेप्लिकेट हो चुका होगा। तो ये इंटरफेज का डायग्राम है, ये उसका न्यूक्लियस है। ये क्या है? उसका न्यूक्लियस है। क्लियर? और उसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर है। लेकिन जब हम M फेज में आएंगे तो M फेज का जो पहला फेज क्या होगा? प्रोफेज होगा। तो सबसे पहले हम प्रोफेज में देखें क्या होता है। प्रोफेज को हम स्टडी पर्पज के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक फेज होता है अर्ली प्रोफेज,
अर्ली प्रोफेज, प्रोफेज एंड दूसरा होता है लेट प्रोफेज, लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये जब जैसे इंटरफेज से एम फेज में जाएगा तो पहला फेज क्या मिलेगा, प्रोफेज। प्रोफेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, अर्ली और लेट। अर्ली मतलब इंटरफेज के तुरंत बाद। क्या दिखा, इसके अंदर का जो अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिखेगा, इंटैक्ट दिखेगा, लेकिन ये जो क्रोमेटिन फाइबर थे वो थोड़ा थोड़ा क्या हो गए, वो थिक होकर सेपरेट होने लगे। ठीक। दूसरा क्या हुआ, ये जो सेंट्रियोल था ये स्प्लिट होकर के मूव कर रहा है, अपोजिट पोल पे जाने लगा। मतलब अर्ली फेज में क्या हुआ, जो क्वाइलिंग था ना, क्रोमेटिन फाइबर के अंदर क्वाइलिंग स्टार्ट हो गया, जिससे क्रोमेटिन फाइबर जो ये जो क्रोमेटिन फाइबर यहाँ जो थिन था, ये उसके कंपेयर में यहाँ क्या हो गया, थोड़ा थिक हो गया। क्या हो गया, थिक हो गया, और वो इंटेंगल्ड थे वो सेपरेट होना शुरू हो गया। और जो सेंट्रियोल है ये क्या है, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल स्प्लिट कर गया एंड मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। और जब हम लेट प्रोफेज में आएंगे तो क्या देखेगा, लेट प्रोफेज में आकर के ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह से क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसअपियर, पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया। इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस था वो न्यूक्लियोलस भी यहाँ डिसअपियर हो गया। मतलब लेट प्रोफेज में आते आते क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, एंड ये जो क्रोमोजोम्स हैं, ये जो क्रोमोजोम्स हैं ये आपको इस तरह से फाइबर्स के फॉर्म में, पतले पतले फाइबर्स के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। मतलब इसको अगर हम थोड़ा सा इमेज और बनाएं तो ये ऐसा दिखेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ है, तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया तो इसका मतलब उसके अंदर अब न्यूक्लियस नहीं है। ठीक। और ये जो सेंट्रियोल है, वो सेंट्रियोल जो मूव कर रहा था अपोजिट पोल पे, वो एक्चुअल में पूरी अपोजिट पोल पे क्या हो चुका, आ चुका है। मतलब लेट प्रोफेज में भी दो डायग्राम बना दे रहे हैं। एक तो ऐसा है कि दिखा रहे हैं डॉट 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 से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ है, तो अब यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मैंने हटा दिया। अब क्या है, दूसरा क्या बता रहा था कि अर्ली में जो सेंट्रियोल था अपोजिट पोल पे पहुंच जा रहा था, तो यहाँ मैंने उसको अपोजिट पोल पे दिखा दिया कि वो सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे आ गए। इसके बाद अगर वो एनिमल सेल होगा, क्या होगा, एनिमल सेल होगा, तो उसमें क्या होगा, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल होगा तो सेंट्रियोल नहीं होगा। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ से फाइबर निकलते हैं, रेज निकलते हैं, ऐसे रेज निकलेगा, यहाँ भी ऐसे रेज निकलेगा। और ये रेज जो होती है वो दो तरह की होती हैं, ये रेज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। कुछ ऐसी रेज होती हैं जो कॉन्टिन्यूअस होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो डिसकॉन्टिन्यूअस होती हैं। ऐसी कुछ रेज होती हैं जो कॉन्टिन्यूअस होंगी और कुछ डिसकॉन्टिन्यूअस होंगी। तो ये जो कुछ छोटी रेज हैं, कुछ बड़ी रेज हैं। तो जो छोटी हैं उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रल रेज कहते हैं, और ये जो बड़ी वाली होती है इसको क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर कहते हैं। क्लियर। और ये क्या, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल हो गया। तो सेंट्रियोल विथ स्पिंडल एस्टर रेज, अब इसी का नाम क्या हो जाएगा, एस्टर हो जाएगा। ठीक। और कितने एस्टर हैं, दो एस्टर हैं, तो एनिमल में इसको क्या कहेंगे, तो कहेंगे एम्फी एस्ट्रल होता है, एम्फी एस्ट्रल होता है। और प्लांट में ये तो एनिमल में होगा क्योंकि यहाँ सेंट्रियोल प्रेजेंट है, और प्लांट जो होगा उसमें सेंट्रियोल नहीं होता, उसको कहते हैं एनेस्ट्रल कहते हैं, एन एस्ट्रल कहते हैं, क्योंकि वहाँ सेंट्रियोल नहीं होता है। मतलब स्पिंडल फाइबर, यहाँ स्पिंडल फाइबर में दो सेंट्रियोल प्रेजेंट है, इसको एम्फी एस्ट्रल कहते हैं, और प्लांट में वो होता नहीं है, इसको एनेस्ट्रल कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। अब क्या कर रहे हैं कि ये इसमें हम 4 क्रोमोजोम्स का दिखाए हुए हैं, तो यहाँ हम 4 क्रोमोजोम्स ही बना देते हैं। ये 4 क्रोमोजोम्स इसी से स्पिंडल फाइबर से क्या होगा, जो अटैचमेंट होगा वो इसी समय होगा। तो सपोज करो कि एक क्रोमोजोम्स यहाँ अटैच्ड है ऐसे, दूसरा इस जगह अटैच्ड है, चौथा यहाँ ऐसे अटैच्ड है, और पांचवा जो है यहाँ अटैच्ड है। तो पूरा का पूरा प्रोफेज का अब डायग्राम हो गया। प्रोफेज में क्या हुआ, और याद रखिएगा लेट प्रोफेज तक आते आते क्या था, लेट प्रोफेज तक आते आते इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा थिकनेस हो जाती है। तो और ज़्यादा थिकनेस होने की वजह से आपको इसमें सब में डबलिंग होगी, सब में डबलिंग दिखाई देगा आपको। ठीक।
तो अब अगर हम प्रोफेज की बात करें कि प्रोफेज में क्या हुआ, तो प्रोफेज में हुआ सबसे पहला काम हुआ coiling start into the chromatin fiber so that the chromatin fiber become thick and visible, पहला काम हुआ। दूसरा काम क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल फ्रॉम द अपोजिट पोल, सेंट्रियोल स्प्लिट करके अपोजिट पोल पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उससे स्पिंडल फाइबर, उससे एक्स्टल रेज का ओरिजिन हुआ, एंड साथ साथ स्पिंडल फाइबर का भी फॉर्मेशन हुआ, एंड वो स्पिंडल फाइबर किससे अटैच हो गया, दैट स्पिंडल फाइबर अटैच टू द जो सेंट्रोमियर है उससे आके वो अटैच हो गया। मतलब वो जो अटैचमेंट है वो भी कब हुआ, प्रोफेज में ही हो गया। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब एक चीज और यही समझ लीजिए कि ये जो फाइबर्स हैं, ये जो फाइबर आप देख रहे हैं, जो बड़े बड़े फाइबर है जिसको आपने क्या कहा स्पिंडल फाइबर, ये दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे स्पिंडल फाइबर हैं जो इस सेंट्रियोल किससे अटैच्ड हैं, कुछ इस सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं, सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं। तो जो सेंट्रोमियर से अटैच्ड है ना, उनको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस, या उसको हम क्रोमोसोमल फाइबर कहते हैं, या इसको काइनेटोकोर फाइबर कहते हैं। और कुछ ऐसे भी होंगे जो कॉन्टिन्यूअस होंगे, वो अटैच ही नहीं होंगे, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। मतलब ये कैसा हो गया, ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। कैसा हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस। जो स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से आके अटैच्ड होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस कहेंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो पूरा का पूरा क्या होगा, एक पोल से दूसरे पोल तक प्रेजेंट होंगे, उसको पोलर या तो उसको पोलर बोलेंगे या उसको हम कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। मतलब दो तरह के स्पिंडल फाइबर होगा, एक कॉन्टिन्यूअस होगा और एक डिसकॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस होगा वो होगा जो क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर से अटैच नहीं होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम डिसकॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। और कॉन्टिन्यूअस किसे बोलेंगे, जो एक पोल से दूसरे पोल तक प्रेजेंट है। फिर सुनिए मैंने क्या बताया कि जो स्पिंडल फाइबर है वो दो तरह का है। एक स्पिंडल फाइबर वो है जो सेंट्रियोल से अटैच्ड है, जो सेंट्रियोल से अटैच्ड होगा उसे हम डिसकॉन्टिन्यूअस कहेंगे। और जो एक पोल से दूसरे पोल तक प्रेजेंट है उसे हम कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। कॉन्टिन्यूअस वाले को ही हम एक क्रोमोसोमल भी बोल सकते हैं, पोलर भी बोल सकते हैं। और उस वाले को क्या कह सकते हैं, जो डिसकॉन्टिन्यूअस था उसको हम क्रोमोसोमल या काइनेटोकोर भी कह सकते हैं। क्लियर, ये है प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या हुआ, यहाँ तक बात समझ लीजिए। प्रोफेज में क्या हुआ, प्रोफेज में हुआ कि ये जो क्रोमेटिन फाइबर था उसमें क्वाइलिंग हुआ, क्वाइल्ड होकर के वो क्रोमेटिन फाइबर थिक हो गया, थिक होकर के वो विजिबल हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियस डिसअपियर हो गया, एंड स्पिंडल जो सेंट्रियोल था वह स्प्लिट करके अपोजिट पोल पे चला गया, एंड स्पिंडल फाइबर भी अटैच हो गया किससे, सेंट्रियोल से। ये सब कब हुआ, प्रोफेज में हुआ। नाउ द मेटाफेज में आते हैं हम लोग। मेटाफेज में क्या हुआ, अब लेट प्रोफेज का डायग्राम तो क्या था, लेट प्रोफेज का अगर हम डायग्राम देखें तो लेट प्रोफेज में डायग्राम ऐसा दिख रहा था कि ये सेल जो था ये सेंट्रियोल है, और उससे ये जो फाइबर्स हैं क्या है, ये जो फाइबर्स यहाँ से निकले हुए थे इससे क्या था, इसी से ये क्रोमोसोम्स आकर अटैच था। ठीक, ये स्ट्रक्चर आपको कब दिख रहा था, ये स्ट्रक्चर आपको लेट प्रोफेज में दिख रहा था। अब याद रखिए अब क्या होगा, अब वो होगा कि ये जो अलाइनमेंट होगी इनकी, तो देखिए इधर वाला फाइबर बड़ा है, इधर वाला फाइबर छोटा है, तो जो फाइबर बड़ा है वो थोड़ा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और इस तरह से क्या होगा, ये सारे जो फाइबर डिसकॉन्टिन्यूअस वाले थे वो उसमें अलाइनमेंट होगा, और अलाइनमेंट इस तरह से करेंगे कि सब एक ही साइज के हो जाए, और जैसे ही एक ही साइज पे होंगे सब उसका इम्पैक्ट होगा, जैसे ही सब एक ही साइज के होंगे उसका असर ये होगा कि सारे के सारे क्रोमोसोम एक लाइन से इसके इक्वेटर पे ऐसे जमा हो जाएंगे। ऑल द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे ऐसे क्या हो जाएंगे, ऑल द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड इन द इक्वेटर, सब इक्वेटर पे ऐसे आके अरेंज हो जाएंगे। ये मान लीजिए सेल है, तो क्या होगा, जैसे इसमें अलाइनमेंट होगा तो आपको दिखेगा ऑल द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर, सब के सब क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे ऐसे अरेंज रहेंगे। और ये सब क्या थे, बाइकोनोडल थे, तो नीचे सब में क्या होगा,
एक्स्ट्रा क्रोमेटिड्स भी आपको दिखाई देगा। ये आपका सेंट्रियोल है, इस तरह से इसका अटैचमेंट हो जाएगा, सब एक ही लेंथ के आएंगे। क्लियर? ये मेटाफेज का डायग्राम है। मतलब अगर हम एक का डायग्राम यहाँ बनाएं तो क्या दिखेगा आपको कि ये सेंट्रोमियर है, इससे ये क्रोमेटिड्स हैं और ये फाइबर है, ऐसे फाइबर आके इससे अटैच हो गया। इस तरह का डायग्राम दिखेगा आपको। तो मेटाफेज में क्या दिखेगा? ऑल द क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट द इक्वेटर एंड मेक अ इक्वेटोरियल प्लेट। सब के सब इक्वेटर पे जमा करके इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन कर दिया। ये किस समय है? ये मेटाफेज का समय। और मेटाफेज में जो क्वाइलिंग होती है वो बिल्कुल सुपर क्वाइलिंग होगी, सबसे ज़्यादा कंडेंस होगा और उसमें साफ साफ दोनों क्रोमेटिड्स अलग अलग दिखाई देंगे। अब आता है एनाफेज। एनाफेज में ये क्या करेगा? ये जो सेंट्रियोल है इसे अपनी तरफ खींचेगा और ये इसे अपनी तरफ खींचेगा। दोनों सेंट्रियोल इन क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ पुल करेंगे और जब दोनों को अपनी तरफ, ये दोनों सेंट्रियोल इन क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचेगा तो इस यहाँ क्या हो जाएगा? एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा। इस जगह एक टेंशन क्रिएट होगा और इस टेंशन की वजह से क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और टूटने की वजह से आपको क्या दिखाई देगा? टूटने की वजह से फोर क्रोमोसोम्स मोनोक्रोमेटल स्टेज में आपको अलग अलग पोल पे जाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ भी ऐसे ही होगा। ये एनाफेज है। एनाफेज में क्या हुआ? ये सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया। सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा और ये क्रोमोसोम ऊपर चलते जाएंगे। और जब ये क्रोमोसोम स्प्लिट होंगे और ऊपर जाएंगे अपोजिट पोल पे तो ये अलग अलग शेप में दिखाई देंगे इन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन पे कहीं वो वी शेप का दिखाई देगा, कहीं वो एल शेप का दिखाई देगा, कहीं वो जे शेप का दिखाई देगा, कहीं वो आई शेप का दिखाई देगा। इस बेसिस पे उसको मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक कहते हैं। वो जो नाम था वो इसी एनाफेज में था। तो एनाफेज में क्या हुआ? एनाफेज में सेंट्रोमियर क्या हुआ? स्प्लिट हो गया एंड क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। और फिर आएगा टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा? ये जो क्वाइलिंग हुआ था वो सारे डीक्वाइल हो जाएंगे दोबारा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगा। जब हम टीलोफेज में आएंगे तो टीलोफेज में क्या होगा? स्पिंडल फाइबर वहाँ से डिजॉल्व हो जाएगा। ये जो क्रोमेटिन फाइबर जो क्वाइल्ड हुए थे जिसकी वजह से थिक होते, उसके अंदर डीक्वाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा एंड उसी समय इसके अंदर फरो बनना शुरू हो जाएगा। एनिमल सेल होगा, इट मेक अ फरो, मतलब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा एंड ग्रेजुअली द फरो बिकम डीप एंड डिवाइड द साइटोप्लाज्म इनटू टू पार्ट में डिवाइड कर देगा, जिससे एक सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये टीलोफेज। मतलब टीलोफेज एक तरह से क्या है? रिवर्सल ऑफ प्रोफेज है। जो चीज़ प्रोफेज में हुआ उसी का उल्टा किसमें हुआ? टीलोफेज में हुआ। और टीलोफेज में ही क्या हुआ? टीलोफेज के साथ ही साइमल्टेनियस, ऐसा नहीं होगा कि टीलोफेज कंप्लीट हो जाएगा तब साइटोकाइनेसिस होगा, ऐसा नहीं है। टीलोफेज के साथ साथ इसमें क्या शुरू हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो एनिमल सेल होगा तब उसके अंदर क्या होगा? फरो बनेगा। लेकिन अगर वो प्लांट सेल होगा तो फरो नहीं बनेगा, बल्कि उसके अंदर क्या होगा? सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। मतलब प्लांट सेल में और एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस डिफरेंट होता है। एनिमल सेल में उसके अंदर क्या बना? फरो का फॉर्मेशन हुआ। और ये फरो जब बन रहा है तो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की तरफ आ जाती है तो इसको क्या कहते हैं? मतलब ये क्या हो रहा है? बाहर से अंदर इसके अंदर डिवीजन हो रहा है। और प्लांट में क्या होगा? प्लांट में तो सेल प्लेट बनेगा। सेल प्लेट कैसे बनेगा? ये दो न्यूक्लियस बन गए और अब क्या होते हैं? सेल डिवीजन के समय बहुत से ऑर्गेनेली जो होते हैं डिजनरेट कर जाते हैं। उसमें ईआर भी डिजनरेट करता है और गोल्जी बॉडी भी डिजनरेट करता है। ईआर और गोल्जी बॉडी के जो टुकड़े होते हैं आके बीच में ऐसे फ्यूज हो जाते हैं, उन टुकड़ों को फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। तो फ्रैगमोप्लास्ट आके बीच में ऐसे जमा हो जाते हैं, जिसको वो जमा होकर के क्या बनाते हैं? सेल प्लेट बनाते हैं। सेल प्लेट बनाते हैं। और ये सेल प्लेट सेंटर से क्या होगा? बाहर की तरफ बनने लगेगा। धीरे धीरे क्या करेगा? पूरे के पूरे सेल को डिवाइड कर देगा। तो प्लांट में क्या बनेगा? सेल प्लेट बनेगा। और एनिमल्स में क्या बनेगा? फोरो बनेगा। क्लियर? यही बेसिक डिफरेंस होता है। और ये सेल प्लेट बनाने के लिए मटेरियल कौन देगा? सेल प्लेट को बनाने के लिए मटेरियल कौन देगा? गोल्जी बॉडी
ER, इनके टुकड़े होंगे जिसको हम फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, वो आके फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर क्या बनता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा माइटोसिस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आया है। तो एक टॉपिक सेल डिवीजन का कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताऊंगा मियोसिस क्या होगा। ये जब मैं मियोसिस बताऊंगा तो सिर्फ इंट्रो नहीं बताऊंगा, तो केवल मियोसिस बताऊंगा। तो अगले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मियोसिस। थैंक यू।